मुझे विकास पूरे इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। बंगाल की बात छोड़ दो, मुझे नहीं लगता है कि 2 करोड़ रोजगार किसी को मिले हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे जैसे सरकार आ रही है बीजेपी की, वैसे वैसे देश के अंदर में महंगाई और आपके पास जो है बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। कोलकाता चुनाव लगातार तेजी पे है। 27 तारीख से चुनाव होने, ऐसे में जनता क्या सोचती है, जनता क्या मान रही है, वो बहुत बड़ा दावा है। क्योंकि टीवी पे तो लगातार ये दिखाया जा रहा है, अगर अखबारों की बात करेंगे तो अखबारों में भी ये दिखाया जा रहा है कि दोनों पार्टियां जो है वो एक दूसरे के आमने सामने पे खड़ी हुई है। कौन आगे कौन पीछे ये नहीं पता अभी, क्योंकि वो जनता तय करेगी। 2 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि क्या चाहती है बंगाल की जनता। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ के आम लोगों से, जानेंगे उनकी राय कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। एक तरफ जो बीजेपी बोल रही है कि हम सेंट्रल में और हम विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी बोल रही है कि हम 10 साल से और 10 साल से लगातार हम बंगाल का विकास जो है वो कर रहे हैं। जनता से बात करेंगे कि उनकी राय क्या है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है रजनीश शर्मा और मैं ये 43 वार्ड से हूँ, जोरासांको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिसमें इस बार के प्रार्थी हमारे विवेक गुप्ता जी हैं। तो आप किसको इस बार चुनना चाहेंगे अगर आपकी बात करें तो? नहीं, मैं ये कहूँगा कि दीदी ने इस बार हमारे असेंबली के अंदर में बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है। बड़ी सज्जन इंसान है और मैं ये कहूँगा कि आई विल गो विद द कैंडिडेट एज वेल एज फॉर द सिंबल। व्हाट अबाउट द बीजेपी? इफ वी टॉक अबाउट बीजेपी, मोदी इज आल्सो सेइंग कि हम विकास कर रहे हैं, हम हमेशा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी 2014 में उन्होंने काला धन, उन्होंने स्विस बैंक अकाउंट और उन्होंने ये कहा था कि भाई जितने भी आदमियों ने स्कैम किया है उनको मैं पकड़ के अंदर करूँगा। लेकिन आज देखा जाए 7 साल हो गए हैं, ऐसा कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। उन्होंने ऐसा कुछ भी करके नहीं दिखाया जिससे हमारे उनके ऊपर में ये विश्वास हो सके कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। अभी बीजेपी ये कह रही कि हम अगर आते हैं तो महिला सुरक्षा पे बात करेंगे, महिला को कहीं ना कहीं और ज़्यादा सुरक्षा देंगे, और साथ ही साथ अगर पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई पे भी हम लोग लगातार काम करेंगे। नहीं, हम आते हैं, मुझे लगता है कि आज जितने बलात्कार के जो केसेस होते हैं ऑल ओवर इंडिया, अभी पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, वहाँ आसाम में जाके आसाम की बात करते हैं। आज तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कोई कानून लेके आया कि कोई आदमी बलात्कार करने से डरे? वो तो अभी तक रूल ही नहीं था ना, वो तो रूल था ही नहीं। अभी कौन नहीं तो रूल कौन बनाएगा? हम जैसे आम आदमी तो बनाते नहीं है ना। अभी 370 हटाया उन्होंने, बात की जाएगी। 3 तलाक पे काम किया उन्होंने, जीएसटी लेके आया। जीएसटी के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जीएसटी उन्होंने थोड़ी हड़बड़ी में लेके आए, क्योंकि जीएसटी से आप ये देखो कि देखो देश की जो डायरेक्ट रेवेन्यू जो है, क्योंकि जीएसटी कांग्रेस भी लाना चाहती थी, कांग्रेस नहीं ला पाई क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। बीजेपी लेके आई, ये थोड़ा हड़बड़ी लेके आई, थोड़ा सा और रुक के लाती तो शायद देश को और ज़्यादा फ़ायदा होता। जीएसटी एक तरीके से देखा जाए तो देश के लिए अच्छा है। अच्छा, 2 तारीख के बाद ममता दीदी साफ, ऐसा नारा लगाया जा रहा है, ऐसा बीजेपी के साइड से कहा जा रहा है, उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, इस बार कुछ ऐसे एमएलए हैं जो कि दीदी से नाराज़ हो करके, धोखा दे करके वो बीजेपी में चले गए हैं। ये वो बीजेपी के मतलब एमएलए हैं, सॉरी ये टीएमसी के थे लेकिन अब बीजेपी में है, जिनके ऊपर में शारदा नारदा और काफ़ी चीज़ों के अंदर में इनके ऊपर में आरोप है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बीजेपी से भी कहनी होगी और मुझे ये बात टीएमसी से भी कहनी होगी कि यदि ये आरोपित थे तो इनके ऊपर पिछले 7 साल से क्यों नहीं एक्शन लिया गया। और बीजेपी को मैं साफ इसलिए नहीं मानता कि यही बीजेपी इनको एक टाइम के अंदर में आरोपित कहती थी और आज वही बीजेपी आज इनको लेकर के बंगाल के अंदर में कैंपेनिंग कर रही है दीदी के अगेंस्ट। तो अब ऐसा लगता है कि राजनीति के अंदर में ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। वो बोल रहे हैं विकास होगा, अगर हम आते हैं तो विकास की बात करेंगे, विकास होगा बंगाल में। मुझे विकास पूरे इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा है, बंगाल की बात छोड़ दो।
क्योंकि आप देखो कि ऐसे कोई भी नई इंडस्ट्रियां पूरे इंडिया में कहीं नहीं आई हैं। हमारा एक्सपोर्ट जो है वो डाउन है, पर कैपिटा इनकम हमारा डाउन होता जा रहा है। तो ये विकास मुझे एक लगता है ये एक और जुमला होगा। अच्छा, अमित शाह ने बयान दिया है कि 200 से ज़्यादा हम सीटें जो हैं वो बंगाल में लेके आएंगे। कितना सच लगता है आपको ये बात? नहीं, ये क्या होता है ना, ये यदि अमित शाह जो है ये बीजेपी के सेनापति है, इन्होंने कहा कि भाई हम 200 लेके आएंगे, तो यदि ये 200 कह करके यदि अपनी पार्टी का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो आप ये समझ के चलो कि पार्टी इलेक्शन लड़ने से पहले ही हार जाएंगी। इसलिए ये 200 का आंकड़ा कहते हैं। साथ ही साथ ये भी बयान कि 2 तारीख के बाद ममता दीदी साहब, जैसा मैंने अभी बताया, तो लगातार उस साइड नहीं, मुझे नहीं लगता है कि 200 का आंकड़ा पार कर पाएंगे। या मैं कहता हूं कि अभी की तारीख में तो ये 148 जो मैंडेट चाहिए आपको मेजॉरिटी फिगर के लिए, असेंबली फॉर्म करने के लिए, ये भी 148 के भी आसपास नहीं है। ये पक्का यकीन है आपको? मुझे लगता है ये अभी भी कम से कम 35 से 40 सीट कम है, क्योंकि इनके पास में कोई ऐसा कोई फिगर नहीं है। लेकिन इनके पास दावे तो हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम बंगाल में आते हैं तो हम 2 लाख रोजगार देंगे कहीं ना कहीं, तो वो युवा को तो लगातार प्रभावित कर रहे हैं ना। 2 करोड़ रोजगार क्या मिला? हाँ। इन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि 2 करोड़ रोजगार किसी को मिले हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो ये हो गया कि प्राइवेटाइजेशन लगातार हो रहा है, तो ये है कि जो युवा प्राइवेट कंपनीज में जा रहा है वो भी रोजगार में आता है। नहीं, देखिए, प्राइवेटाइजेशन आप यदि देखोगे तो आप अमेरिका में देखोगे या कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो है वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो आज मुझे इतने ज़्यादा नहीं पता है कि प्राइवेटाइजेशन के क्या बेनिफिट्स है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन हो सकता है कि यही प्राइवेटाइजेशन जो है कांग्रेस आती और कांग्रेस भी करती, क्योंकि आज आप देखो BSNL है, आदमी कहते हैं कि भाई BSNL बेच रहे हैं, लेकिन BSNL का आज ना तो कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करता ना कोई लैंडलाइन यूज़ करता है, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास में उतनी रेवेन्यूज़ तो होनी चाहिए ना कि आप एक BSNL के जो कर्मचारी हैं उनको आप उनकी सैलरी वगैरह दे सको। तो प्राइवेटाइजेशन आप जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर स्कोप है, वहाँ पर रेवेन्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें हैं। मैं यही है बस। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी बेरोज़गारी जो है वो लगातार बढ़ रही है, देखा जा रहा है दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, थोड़ा आगे आ जाते हैं। बेरोज़गारी जो है वो लगातार बढ़ रही है, दिल्ली में भी युवा प्रोटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे 2 लाख रोज़गार जो देने की बात हो रही है, वो कितना सच कितना झूठ आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी झूठा का पार्टी है। और मोदी जी की सरकार जब से रीजन में आई, 2 लाख क्या, मैं समझता हूँ कि साल में 2000 आदमी का भी उन्हें काम नहीं दिया होंगे। और जैसे जैसे सरकार आ रही है बीजेपी की, वैसे वैसे देश के अंदर में महंगाई और आपके पास जो है बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं। ये तो केवल जुमलाबाद की सरकार है, बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैंने समझता हूँ कि अभी तक देश में कुछ नहीं किया हो। अगर देश में ऐसा कुछ किए होते तो देश का ये हाल नहीं होता। आपने देखा होगा कि कृषक आंदोलन में किसान का क्या हाल हुआ, वहाँ भी तो देखना चाहिए, वहाँ भी पर भी नहीं देखे। नहीं, वहाँ पे तो ये हो गया ना कि अभी चुनाव होता चला जा रहा है, चुनाव में ही सरकार बिजी है। सर, एक प्रधानमंत्री जी को चुनाव से सबसे ज़्यादा इम्तिहान क्या होता है? किसान, जो हम लोग का अन्नदाता होता है, और अन्नदाता शहर के लिए सब जगह अन्नदाता है, जो हम लोग को चावल दाल सब्जी देते हैं जिसे हम लोग खाते हैं, उसको पहले देखना। चुनाव तो आएंगे, चुनाव चले जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं उनको पहले देखना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री ने, अगर आप किसान आंदोलन की बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, मीटिंग भी हुई, लेकिन उनके जो मिनिस्टर थे वो वहाँ मौजूद थे। सर, किसान वहाँ पे किसान के जो बोले थे, किसान तो मीटिंग तो बेनतीजा निकल गया ना, नतीजा तो कोई आया ही नहीं। उसके फिर और भी प्रक्रिया होते हैं कि दोबारा बैठ के बातचीत, खाली हम आपको बोले मैं मीटिंग करूँगा, उसके बाद हम आए नहीं, ऐसे तो नहीं ना होता है। उनको चिंता करना चाहिए किसान के बारे में। आज देखिए 300 किसान मर गए, उनको हमारे देश चिंता किए
एक शोक प्रकट भी नहीं किया किसान के प्रति। किसान अब देश का मर उन्होंने गया। जियो टावर पे लेकिन बोला था, जब जियो टावर पंजाब में तोड़े गए थे 10, तो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जियो टावर टूटना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं जब किसान की मौत पे बात नहीं होती है तो? देखिए जियो टावर जो होता है, जियो टावर तो हम लोग सर, जियो टावर तो धीरू भाई अंबानी का, अंबानी का है, तो उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, ठीक है। और जियो अंबानी से किसान का तुलना तो करने नहीं चाहिए था। आज किसान कहाँ पर, जियो टावर कहाँ पर, उनको देखना चाहिए। अच्छा, मैं आखिर में जानना मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, यहाँ की जनता के मुद्दे क्या क्या हैं इस चुनाव में वोट देने देखिए के? पश्चिम बंगाल में आम जनता जो है ममता बनर्जी के साथ में है। जो ममता बनर्जी 10 साल में जो काम किए हैं, 34 साल में वामपंथी भी काम नहीं किए हैं। आपने देखे होंगे तरह तरह का हॉस्पिटल, तरह तरह की रोड, लाइट, जहाँ भी जो सुविधा जनता के साथ में थे उन्होंने काम किए हैं। और आम जनता जो है दीदी के साथ में है, दीदी के साथ में ही काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लगातार आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि युवा हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे जॉब करने वाला वर्ग हो, वह हर कोई यही कह रहा है कि कहीं ममता जी की बात हो रही है तो कहीं बीजेपी की बात हो रही है। हर कोई ये कह रहा है कि हम अपने जो वादे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं हमसे, उसको सोच समझ के बात करेंगे। साथ ही साथ टीवी में आप जो देख रहे हैं कि दोनों नेक टू नेक लड़ाई हो रही है, चाहे टीएमसी की बात करेंगे, चाहे बीजेपी की बात करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किसकी आती है, क्योंकि सत्ता में के लिए लड़ाई तो दोनों तरफ चल रही है, लेकिन जनता ही ये तय करेगी कि कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रुक जाएगा। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।